तो हम लोग चलिए देखते हैं कि कक्षा 6 का पार्ट 1 क्या कब कहाँ और कैसे। इसमें हम देखेंगे कि नोट्स कौन कौन सी बातों को नोट्स करना है और कौन कौन सी बातों को नोट नहीं करना है। लाइन बाय लाइन समझते हैं। पार्ट का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, इसको हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो, या आज के जमाने में मोबाइल देख सकते हो। ठीक है, यानी कल क्या हुआ था, आप ये सब चीजों का प्रयोग करके और जान सकते हैं कि कल कौन सी घटना हुई थी, कौन से नए नियम लागू हुए थे, जो भी हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। अगर आपको याद नहीं है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं जिनको पिछले साल की बातें याद हो। तो इसका मतलब ये है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। स्मृति का मतलब है याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, मान के चलिए कि 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले क्या हुआ था, इस बात को कैसे जाना जा सकता है। इसी पाठ का जिक्र हम, इस प्रश्न का हल हम इसी पाठ में करेंगे। अब अतीत के बारे में क्या क्या जाना जा सकता है, जो जान सकते हैं। अतीत का मतलब होता है भूतकाल या पास्ट। तो यहाँ ये लिखा है कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग भूतकाल में या पूर्व में क्या खाते थे, पुराने जमाने में लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, ये सब चीजें हम जानेंगे। हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। किसके बारे में हम जान सकते हैं, तो एक हो जाएगा आखेटक। आखेटक का मतलब शिकारी होता है। पशुपालक जो पशुओं को पालते हैं, कृषक या जो खेती करते हैं या किसान, शासक यानी राजा, व्यापारी जो व्यापार करते हैं, पुरोहित यानी पंडित, शिल्पकार यानी जो किसी वस्तु को बनाते हैं, जैसे लोहे की वस्तु बना दी, सोने के, चांदी के, तांबे की। कलाकार जो कलाएं दिखाते हैं, संगीतकार या गीतकार, और वैज्ञानिक, इनके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे। नाटक का मतलब वही कॉमिक्स या कार्टून, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ये सब चीजें हम जान सकते हैं अतीत के बारे में। लेकिन कैसे जानेंगे, ये इस प्रश्न का उत्तर इसी पाठ में हम देख लेते हैं। पहला है कि लोग कहाँ रहते थे, ये एक मैप का है। इस ये यहाँ से पहले वाले चीज को आप स्किप कर सकते हो, अपने नोट नहीं कर सकते हो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। यहाँ से ये वाले पॉइंट्स को आपको अपने नोट में ऐड करना है। लोग कहाँ रहते थे, तो मानचित्र एक है, नर्मदा नदी का पता लगाइए। तो नर्मदा नदी देखते हैं यहाँ है कहीं पर। नर्मदा नदी बीच में है, ये देखिए नर्मदा नदी है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यानी कई लाख साल पहले से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर रहने वाले लोग करते क्या थे, तो यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग यानी शुरुआती के लोग में कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब जो इकट्ठा करते थे। क्या इकट्ठा करते थे, तो जंगलों की विशाल संपदा। संपदा मतलब जो भी उपयोगी चीजें हो, खाने पीने की चीज, पहनने की चीज, दवाइयाँ हो गई। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। संग्रह नहीं, इकट्ठा करते थे। और वे आखेट भी करते थे। आखेट यानी शिकार भी करते थे, किसका, जानवरों का। तो ये वाली चीजों को आपको नोट कर लेना है विथ मैप। मैप हो सके तो आप प्रिंट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा क्षेत्र हमें मैप से पढ़ना है। उत्तर पश्चिम के साइड में हमको देखना है दो पहाड़ियां, एक है सुलेमान और एक किरथर। अभी पाकिस्तान में है ये, सुलेमान और किरथर। यहाँ देखिए, ये एक सुलेमान हो गया और एक किरथर हो गया। यहाँ पर क्या घटनाएं होती है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। यानी कि अगर सवाल ये है कि बताइए कि 8,000 वर्ष पहले स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ कहाँ पर उपजाना प्रारंभ किया, तो सुलेमान और किरतल पहाड़ियों में। यहीं पर उन्होंने कुछ पालतू जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गई, गाय बैल, इनको पालतू बनाना शुरू किया।
ये लोग गांव में रहते थे, ग्रामीण जीवन है। यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, उत्तर पूर्व की तरफ हम गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़। यहाँ देखिए उत्तर पश्चिम में गारो, गारो की पहाड़ियाँ। ढूंढते हैं लोग गारो के पहाड़, ये गारो की पहाड़ियाँ होंगी। और यहाँ विंध्य की पहाड़ियाँ। यहाँ क्या मिलता है, ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास होता है, कृषि का विकास होता है। और विंध्य के उत्तर की दिशा में सबसे पहले चावल उपजाएगी। ये चीज आपको नोट कर लेना है। ये मानचित्र का कुछ कुछ चीजें हम लोगों ने देख ली। नेक्स्ट, सिंधु और इसकी सहायक नदी। पहला सवाल, सहायक नदी क्या होता है। मान के चलिए एक मुख्य नदी है, गंगा है, उसमें बहुत सारी जो छोटी छोटी नदियां मिल जाती है, इनको एक छोटी नदियों को सहायक नदियां कहता है। ठीक है। तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 साल पहले सिंधु नदी के किनारे कुछ नगर बने। ठीक है। कब, और ये तो 4700 साल पहले सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के बीच कुछ नगर बनते हैं। जबकि गंगा और उसकी सहायक नदियों के बीच नगर कब बनते हैं, तो 2500 साल पहले। ठीक है। अब यहाँ पर ये है, गंगा और इसकी सहायक नदी सोन। गंगा की ही एक सहायक नदी है, कौन सी नदी है, सोन। इसके बारे में देखते हैं। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो मगध है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। तो वही चीजें यहाँ भी लिखी है कि इनके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की जिसका नाम मगध है। अब यहाँ पर है कि लोगों ने सदैव उप महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। भारत को एक उप महाद्वीप कहा जाता है। क्यों, अभी देखेंगे। क्यों वो लोग, कहाँ कहाँ की वो लोग यात्राएं करते थे, तो हिमालय या पर्वतों में, पहाड़ियों में, रेगिस्तानों में, नदियों में, समुद्र में। तो ये सब की यात्राएं करते थे। क्यों करते थे, तो काम की तलाश में। कभी अगर कोई आपदा आ जाती थी तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। कभी कभी सेनाएं क्षेत्रों को जीतने के लिए जाते थे। व्यापारी कभी व्यापार करने के लिए जाते थे। धार्मिक गुरु कभी शिक्षा देने के लिए जाते थे। कुछ कुछ ऐसे रोचक लोग भी थे जो नए नए जगहों को खोजने के लिए जाते थे। तो इस कारण से लोग यात्राएं करते थे। तो प्राचीन काल के लोग यात्राएं क्यों करते थे, ये है। अब यहाँ पर एक देख लेते हैं। दक्षिण एशिया जो है, आज का जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, इन देशों को अगर मिला दे तो इनको कहा जाता है दक्षिण एशिया। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। महाद्वीप कितने हैं? 7। इन 7 में से सबसे छोटा क्या है, दक्षिण एशिया। लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ी और पर्वतों से बटे होने के कारण इन्हें प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो ये मेंस में काम आ सकता है, विशेषकर ज्योग्राफी में, कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा गया है। तो ये भी आप नोट में ऐड कर सकते हैं। आज लोग क्यों यात्राएं करते हैं, तो लगभग सेम ही है। लगभग जो है समानता है, 99%। काम के तलाश में अभी भी हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। सेनाएं आज भी युद्ध वगैरह करती रहती है एक जगह को जीतने के लिए। धार्मिक गुरु आज भी धर्म के उपदेश देना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे जगह किसी चीज को खोजने के लिए जाते थे, अभी क्या बढ़ गया है, घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो ये सब है। अब देश का नाम है, हमारे देश के कई नाम है, कुछ नामों को यहाँ लिखा हुआ है। अभी हम लोग इंडिया नाम और भारत नाम का प्रयोग करते हैं, तो इनका हम लोग जानेंगे कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो जो इंडिया शब्द है वो इंडस शब्द से निकला है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। 2500 साल पहले भारत में ईरानी आए थे और यूनानी आए थे। कहाँ से, उत्तर पश्चिम की तरफ से ईरानी लोग आए थे और यूनानी लोग आए थे। जो ईरान से लोग आए थे उनको ईरानी कहा गया। जो यूनान से लोग आए उनको यूनानी कहा गया। उन्होंने सिंधु को हिंदोस कहा, और बोलचाल की भाषा में वही हिंदोस क्या हो गया, इंदोस हो गया। और इस नदी के पूर्व में स्थित जो भी जमीन थी, इनको कहा, क्या कहा गया, इंडिया। तो यहाँ यहाँ से होती है इंडिया शब्द की उत्पत्ति। अगर हम भारत का करें तो भारत उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था।
लेकिन बाद में फिर इसका प्रयोग क्या हुआ, भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ गया। और इस भरत नाम का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है, जो लगभग 3500 साल पुराना है। ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे आगे। अब हम लोगों का अगला सवाल ये है कि पुराने जमाने की चीजों को कैसे जाने, यानी अतीत के बारे में कैसे जाने। तो पहला है पांडुलिपि। पांडुलिपि हाथ से लिखे हुए होते थे किसी छाल पर। देखते हैं क्या ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इनको पांडुलिपि कहा गया। इसको अगर हम तोड़ दें तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है मेन्यू स्क्रिप्ट, जिसमें मेन्यू का मतलब होता है हाथ से, यानी कि हाथ से लिखा हुआ। तो ये ताड़ पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। ये भी आपको नोट कर लेना है। पांडुलिपि के बारे में नोट कर लेना है, देश के नाम के बारे में विशेषकर इंडिया और भारत के नाम पे नोट कर लेना है। लास्ट में हम एक बार बता देंगे क्या क्या चीजें नोट करनी है। ये हम लोगों ने पता कर लिया कि अतीत के बारे में हम पांडुलिपि के बारे में को देख के पता कर सकते हैं। पांडुलिपि में पुरानी चीजें लिखी होती है। इतने वर्षों में इतने से कई पांडुलिपि नष्ट हो गए, कुछ को कीड़ों ने खा लिया। ये सब मिलते कहाँ है, अभी हम लोगों को मंदिरों में और विहारों में मिलता है। विहार, बौद्ध विहार, जो बौद्धों का स्थान होता है। इन पुस्तकों में धार्मिक उपदेश, औषधियों के बारे में, राजा कैसे जीवन जीते थे, विज्ञान आदि के बारे में जानकारी है। लेकिन अधिकतर ये जो है संस्कृत भाषा में लिखे मिलते हैं। इसके अलावा प्राकृत और तमिल में भी प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। इसके अलावा अगर हम पांडुलिपियों की बात करें तो पहला तो सोर्स ये हो गया कि पांडुलिपि के से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। अगला जो हम अभिलेख पढ़ेंगे, अभिलेख का मतलब है कि कठोर सतह पर, चाहे वो दीवार हो पत्थर हो, वहां पर कुछ चीजें लिख दी जाती थी। क्या इसमें लिखा जाता है, इसमें यह है कि इसमें देखिए, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण यानी लिखा जाता, उकेरा जाता है। क्यों, क्योंकि कभी कभी शासक अपने आदेशों को लिखने के लिए इसका प्रयोग करते थे। अभी तो हम लोग आदेश वगैरह के लिए बोर्ड, सिंपल सा बोर्ड बना देते हैं। उस जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो लोग पत्थर से उकेर के लिखते थे। कुछ अभिलेख में और जानकारियां मिलती है, जैसे राजा और रानी सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण, कौन से राजा ने कौन सा काम किया, उदाहरण के लिए कौन से शासक ने कौन सी लड़ाई किया, जीता या हार गए, ये सब चीजें लिखी रहती है इनमें। तो ये भी एक सोर्स है इतिहास को जानने के लिए। तो हम लोगों को पांडुलिपि और अभिलेख के बारे में नोट्स में लिख लेना है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है पुरातत्वविद। ये क्या करता है, ये पुराने चीजों, वस्तुओं का अध्ययन करता है। जैसे पत्थर और ईंट से बनी इमारत के जो अवशेष होते हैं, जैसे यानी बचे कुचे भाग, टूटे हुए भाग, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करता है। और औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषणों वगैरह की भी जांच वगैरह करता है, खुदाई करता है। जानवर और हड्डी और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढता है। अभी मान के चले कि मछली की हड्डी मिल गई, तो इससे पता लगाया जा सकता है कि वहाँ उस जमाने के लोग मांसाहारी थे, मछली खाते थे। तो ये सब। अगला जो है वो है इतिहासकार। इसमें सिंपल है, जो इतिहास का अध्ययन करते हैं उनको इतिहासकार कहा जाता है। पराया जो इतिहास की बड़ी बड़ी किताबें होती है, जैसे R S शर्मा हो गए, वो सब इतिहासकार के द्वारा ही लिखे होते हैं। नेक्स्ट, और तो इसमें कुछ खासा नहीं, तिथियों का मतलब एक बार देख लेते हैं। जो तिथियों का आज का जो मॉडर्न गणना है, जैसे 2025 अभी चल रहा है, ये ईसा मसीह के जन्म के अनुसार ही मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व कहते हैं, और उसके बाद के को हम ईस्वी लिखते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं। इनका फुल फॉर्म दिया है, ईसा पूर्व को इंग्लिश में BC या बिफोर क्राइस्ट कहता है। ठीक है। और जो आजकल हम लोग यूज करते हैं 2025, वो एडी होता है, जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसको हम ईस्वी बोलते हैं। इसके अलावा ये सब कुछ कुछ है कि ईस्वी को कभी एडी भी, एडी को कभी सी तथा BC को कभी BC भी कर दिया जाता है। एक बार आप सभी को रिवीजन कर लेना है। एक बार मैं बता देता हूँ नोट्स में क्या क्या नोट करना है शुरू से।
सबसे पहले आपको पहले पेज में इस मानचित्र को या तो बना लेना है। ठीक है, इस मानचित्र को या तो बना लेना है, और जो नहीं बना पाए वो प्रिंट कर सकता है। और जो जो जगहों के बारे में यहाँ बात की गई है उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। और सभी जगहों के बारे में जो जो यहाँ लिखा है एक दो लाइन करके, जैसे नर्मदा नदी के बारे में जो जो पॉइंट है पॉइंट वाइज लिख देना है। उसी तरह सुलेमान और केसर पहाड़ियों के बारे में लिखना है। गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के बारे में लिखना है। ये सारी चीजें लिखनी है। सिंधु और इसकी सहायक नदी और गंगा और इसकी सहायक नदियों के बारे में लिख देना है। ये मेंस का थोड़ा सा है, या स्टेटमेंट के तौर पर प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा गया है। तो ये भी थोड़ा देख लेना है, नोट भी कर लेना है। गंगा और सोन के बारे में फिर लिख लेना है। लोग यात्राएं क्यों करते थे ये तो लिखने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, देश के नाम इंडिया और भारत का, ये भी थोड़ा नोट कर लेना है। पांडुलिपि के बारे में लिख लेना है। इसके अलावा और क्या लिखना है, भाषा में लिख लेना है कि जो पांडुलिपियां है किस भाषा में सर्वाधिक मिली है। नेक्स्ट, अभिलेख के बारे में लिख लेना है। कुछ कुछ चीजें यहाँ फैक्ट में दी है, ये भी लिख लेना है। उदाहरण के स्वरूप जैसे 2250 में एक अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से मिला है, जो अशोक ने लिखवाया होगा। ये सब लिख लेना है। पुरातत्वविद के बारे में लिखना है, जो बताया मैंने अभी। इतिहासकार के बारे में लिख लेना है। और जो डेट है, तिथियों का मतलब, इनको लिख लेना है। जो समझ आ जाए उनको स्किप कर सकते हैं। तो कल फिर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इसलिए। और ये भी नोट कर लेना है लास्ट में, ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी नोट कर लेना है। ठीक है, बस इतना ही है।